नमस्कार मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं JCERT कक्षा छठवीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक अध्याय 3 आरंभिक किसान एवं चारवाही। हम इस अध्याय में जानेंगे कि आरंभिक किसान कैसे होते थे, वे किस ढंग से अपना काम करते थे, वे पशुओं को किस तरह से पालते थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, आज हम कृषि या पशुपालन का जो स्वरूप देखते हैं वह हमेशा ऐसा नहीं रहा। यानी आज जो हम देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था। मनुष्य ने अपने उत्पत्ति काल से एक लंबे समय तक शिकारी जीवन व्यतीत किया। पहले लोग क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का और उसके मांस को खाते थे। अपने भोजन और जीवन यापन के लिए जंगली जानवरों को मारना तथा जंगलों से कंद मूल इकट्ठा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य होता था। यानी आदि मानव की अगर देखा जाए तो उनका एक ही काम होता था, जंगली जानवरों को मारना और पेड़ पौधे से जो उत्पाद मिलते हैं उनको इकट्ठा कर अपना भोजन प्राप्त करना, यही लक्ष्य होता था। उस समय वह झुंड में रहा करते थे। झुंड में पुरुष, स्त्री और बच्चे भी रहा करते थे। इतिहासकारों ने उन लोगों को आकेठक या खाद्य संग्राहक कहा है। यानी इतिहासकार जो थे, इतिहासकार किसे कहते हैं, जैसे इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारियाँ होती है, ठीक है। तो इतिहासकारों ने क्या कहा है कि आदि मानव जो झुंड में रहते थे अपने बच्चों, स्त्रियों के साथ, उसे कहा गया है आखेटक या खाद्य संग्राहक। इसे हम अध्याय 2 में भी पढ़े थे। इनका ऐसा जीवन आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले था। इस तरह का आदि मानव का जो जीवन के बारे में बताया जा रहा है वो 10,000 वर्ष पहले था। इसके बाद इन्होंने कृषि करना, पशुपालन करना सीखा। इस अध्याय में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानव ने किस प्रकार खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को बदला। यानी अभी हम जानेंगे कि पहले जो मनुष्य शिकार करते थे वो धीरे धीरे किसान कैसे बने, वो धीरे धीरे पशु का पालन कैसे करने लगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि की शुरुआत। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जलवायु परिवर्तन होने से घास वाले मैदान बनने लगे थे, प्राकृतिक वनस्पतियों में बदलाव हो रहा था और इस क्रम में आदिम मानवों ने देखा कि कुछ पौधे के पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं तथा कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरन के पश्चात नए पौधे उग जाते हैं। यानी हम लोग अध्याय 2 में पढ़े थे, जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, आज से 12,000 साल पहले की बात की जा रही है। तो उस समय क्या हुआ था, गर्मी बढ़ने लगी और घास वाले मैदान बनने लगे। इससे क्या हो गया, घास को खाकर जीवित रहने वाले जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। तो इस तरह से हम लोग देखें कि एक बड़ा बदलाव हो रहा था उस समय। और इस क्रम में आदिम मानव ने देखा कि कुछ पौधे हैं वह पकने के बाद उसके बीज डंठल से टूटकर गिर जाते हैं और कुछ समय के बाद इन बीजों से अंकुरन के पश्चात, मतलब अंकुरन होता है और नए पौधे उगाते हैं। तो ये जब मानव ने देखा तो ये घटना उन लोगों के लिए कौतूहल से कम नहीं थी। कालांतर में वे इन बीजों को एकत्र कर वर्षा के दिनों में अपने गुफाओं के समय बुआई कर उचित देखभाल करना शुरू किया। तो जब देखा ऐसी बात है तो उन्होंने क्या किया, पहले बीज को जमा किया और वर्षा के समय में जहाँ पे वह रहते थे, पहले उनका स्थान कहाँ होता था, गुफाओं में होता था। तो गुफाओं में जो रहते थे उसी के समीप, मतलब उसी के नज़दीक में वह वर्षा के दिनों में उस बीजों को बोते थे और देखभाल करते थे ताकि वे पौधे बढ़े और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। अब वह शिकारी से क्या बन चुका था, किसान बन चुका था। अब वह धीरे धीरे ये समझ गए थे कि इन पौधों से कैसे, फिर नन्हा पौधा से फिर फसल कैसे उगाया जाता है। कृषि की शुरुआत से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। हम जानते हैं कि बीज बोने से फसल तैयार होने में वक्त लगता है, उसकी उचित देखभाल करनी पड़ती। यही कारण है कि वे अब एक ही स्थान पर रहने पर विचार करने लगे। यानी कृषि की शुरुआत से उनका जीवन में अब क्या बदलाव आ गया। पहले वे शिकार करते थे तो इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन अब उन्हें बीज बोने से लेकर फसल तैयार होने तक
पूरा ये जो समय होता था उन्हें एक स्थान में रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्हें देखभाल करना पड़ता था। अगर देखभाल ना करे तो जीव जंतु से खा के ख़त्म कर देंगे। यही कारण वे अब एक स्थान पर रहने का निर्णय लिया। कहा अब हम एक स्थान पर रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। और इस तरह से कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल, तो पाषाण काल के बारे में कल बताए थे 3 प्रकार के, मध्य पाषाण, पुरान पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप पढ़ेंगे कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि आप पढ़ चुके, घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ रही थी। ये जानवर लोगों से भय खाते थे और झुंड में रहा करते थे। ऐसा हुआ होगा कि आदि मानव अपने घरों के पास चारा रखकर इन जानवरों को आकर्षित करते होंगे। जो आदि मानव था, जो प्राचीन मानव था, वे लोग क्या करते होंगे, जो चारा होगा उनके पास, जो अनाज होंगे, उसको ये रखते थे अपने घर के आसपास, इसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। धीरे धीरे ये जानवर भी मानव से परिचित होने लगा। इस क्रम में मानव ने इन जानवरों को पालतू बनाना सीखा कि मानव जानवरों को कैसे पालतू बनाया जाए। सबसे पहले जंगली कुत्ता को इन्होंने पालतू बनाया। तो याद रखिएगा, आदि मानव ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो वो कुत्ता था। कुत्ता को पालतू बनाया। धीरे धीरे वे गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि का पालन करने लगा। अब वे पशुपालक कहलाने लगे। पहले वह क्या कहलाए थे, कृषि। अब धीरे धीरे कृषि से पशुपालन भी करने लगे तो पशुपालक कहलाने लगे। पशुपालक का उनके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। भोजन के रूप में वे जानवरों से दूध एवं मांस प्राप्त करते थे। यानी पशुपालन से उन्हें लाभ होता था। क्या लाभ होता था? वह जानवरों को रखते थे, उससे कुछ जानवर जो होते थे दुधारू होते थे, जो दूध देते थे, और कुछ ऐसे भी जानवर होते थे जो मांस देते थे। तो ऐसे में और कुछ ऐसे भी जानवर होते थे जो दूध और मांस दोनों देते थे। तो इन्हें दूध और मांस मिल जाता था, जो भोजन का मुख्य स्रोत होता था। इस प्रकार जानवर उनके लिए चलते फिरते भोजन का भंडार था। बुर्ज होम से प्राप्त कब्र में पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, फैक्ट बोल रहे हैं। बुर्ज होम जो जगह है जम्मू कश्मीर में है, और वहाँ के जो कब्र हैं, पुरातात्विकविद जो वहाँ के कब्र की जब खुदाई की है तो वहाँ पे क्या अवशेष मिला, पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी वहाँ का जो मालिक है उसके साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोग जो हैं जानवरों को पालते थे। पहिया का आविष्कार। अब हम जानेंगे पहिया का आविष्कार कैसे हुआ। जैसे अभी हम पढ़े कि कृषि कैसे करना सीखा मानव ने, उसके बाद सीखें कि पशुपालन कैसे करने सीखा, अब सीखेंगे कि पहिया का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो पहिया मतलब क्या, व्हील। कभी आदि मानव ने पेड़ों के गोल तने को किसी ढलान वाली भूमि पर लुढ़कते देखा होगा, तो वो पहिया बनाने के लिए प्रेरित हुआ। मतलब क्या हुआ होगा, मान लीजिए कभी पेड़ के जो गोल तने होते हैं वह कहीं से लुढ़कते हुए वो किसी मानव ने देखा होगा। तो जब देखा होगा तो उसके दिमाग में आया होगा कि इससे पहिया बनाया जाए। कालांतर में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर उसने गोल आकृति में पहिया बनाना सीखा। धीरे धीरे लकड़ी के जो तख्ते थे उसे जोड़ कर क्या गोल आकृति बनाया और पहिया बनाना सीख लिया। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने, सूत काटने आदि में किया जाता है। सबसे पहले पहिए का प्रयोग कहाँ होता था, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनाने में एक ऐसे पहिए का उपयोग होता है जिसको घुमाया जाता है। यहाँ पे एक डंठा को लेकर इसे गोल गोल घुमाया जाता है और इस तरह से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। और इसके अलावा सूत काटने में भी होता था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो याद रखिएगा, पहिए का आविष्कार पूछे कौन सा काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का विकास कब हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। पशुपालन कब सीखा लोगों ने, आदि मानव ने, तो नवपाषाण काल में हुआ। ये देखिए कुछ पहिए का चित्र दिए, यानी देखिए सबसे पुराने पहिए कैसे बनता था, फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ा विकसित रूप देखिए, थोड़ा और अच्छा करने लगा, फिर धीरे धीरे मध्य समय में और अच्छा करने लगा। आज के समय में देखिए पहिए कैसे, आधुनिक समय के पहिए और प्राचीन समय के पहिए देखिए बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन है, वर्तमान में पहिए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। स्थायी जीवन की ओर।
यानी लोग जो हैं पहले अस्थाई था, अब स्थाई। स्थाई का मतलब एक जगह जहाँ पे रहते हैं लोग। स्थाई मतलब क्या, स्टेबल, एक जगह आप रह गए, कहीं इधर उधर नहीं भटकते, वो स्थाई हुआ। तो स्थाई जीवन की ओर कैसे लोग बढ़ने लगे वो जानते हैं। आरंभिक गांव की स्थापना। देखिए, कृषि, पशुपालन और आग के प्रयोग ने मानव को स्थायी जीवन के लिए प्रेरित किया। देखिए, कृषि अगर नहीं होता तो लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते, क्योंकि हम जानते हैं कि फसल को उगने में समय लगता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तो ये सब नहीं होती। कृषि है इसलिए इतना समय लगता है, उन्हें देखभाल करना पड़ता है, इस कारण वो स्थायी हो जाते हैं, एक जगह रहते हैं। पशुपालन भी वही बात है, पशुपालन में भी वही समय लगता है। और आग के जो प्रयोग हुए, इससे स्थायी जीवन के लिए प्रेरित हुआ। मनुष्य जो है इस कारण से मतलब स्टेबल होने लगा, एक जगह पे ही रहने लगा। अब वे जगह जगह घर बनाकर रहने लगे। उनके घर प्राय मिट्टी के बर्तन के होते थे, सॉरी, उनके घर प्राय मिट्टी के बने होते थे। यानी घर पहले जो बनता था वो मिट्टी का होता था। कुछ लोग ज़मीन के अंदर भी घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। यानी मिट्टी के अंदर जो घर बनाया जाता था उसे पीट हाउस या गर्तवास कहा जाता था। गर्त का मतलब ज़मीन के नीचे। घर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। देखिए, जो गर्तवास होता था वहाँ पे एक उचित व्यवस्था होती थी। यानी आपको घर के नीचे अगर जाना है, गर्तवास में प्रवेश करना है, तो प्रवेश के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जैसे आप मान लीजिए कि बहुमंजिला में जाते हैं तो सीढ़ियाँ होती है ऊपर जाने के लिए, उसी तरह बुर्ज होम एवं गुप्त कराल में गर्तवास के साक्ष्य मिले। तो बुर्ज होम बताएं कहाँ है, हमारे जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों पूरा स्थल कश्मीर में स्थित है। प्राय उन लोगों का घर छोटा होता था, लेकिन कहीं कहीं बड़े घर भी होते थे, जिसमें 4 या अधिक कमरे हुआ करता था। मतलब जो गर्तवास देखा गया उनमें कुछ छोटा छोटा घर होता था, और कुछ ऐसे भी घर होते थे जो बड़े बड़े होते थे, जिसमें 4 कमरे का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया, जैसे मेहरगढ़ अगर देखा जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। गांव बहुत छोटे थे एवं झोपड़ियाँ एक दूसरे के नज़दीक हुआ करती थी। पुरातात्विक विदों को इन घरों के अंदर एवं बाहर आग जलाने की जगह मिली है। यानी देखिए, पुरातात्विक विद किस प्रकार से खोजते थे, वो क्या देखें कि इस घरों के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आग जलाने का साक्ष्य मिला है, कि यहाँ पे लोग जब रहते थे तो वहाँ पे आग जलाते थे। यानी ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। यानी जब ठंड होता था, ठंड के दिनों में वह बाहर खाना बनाते थे, और गर्मियों के दिनों में अंदर बनाते होंगे, या वर्षा के दिनों में अंदर बनाते होंगे। कई जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, लेकिन ये औजार पुरान पाषाण काल के औजारों की तुलना में अच्छे एवं तेज है। इससे क्या पता चलता है कि ये पूरा पाषाण काल का नहीं होगा, यानी उसके बाद के समय का होगा, और इस काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। यानी इस तरह से पुरातात्विकविद जो थे वो पता किए कि ये जो काल है पुरान पाषाण काल नहीं है, बल्कि नव पाषाण काल है, क्योंकि इस समय जो औजार हैं वह तेज और धार हैं। हम लोग अध्याय 1 में देखे थे कि औजार धीरे धीरे नुकीले होते गया जैसे जैसे काल में परिवर्तन आया। इस काल के प्रमुख औजार प्रस्तर, कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली, खुर्ची आदि थे। यानी इस काल में कौन कौन से कुल्हाड़ी थे प्रमुख, कुल्हाड़ी, कौन कौन से औजार थे, तो कुल्हाड़ी, बेधक, बंसुली और खुर्ची थे। कहीं कहीं हड्डियों के बने औजार भी मिले। देखिए, उस समय पत्थर और हड्डियों का औजार बनता था, क्योंकि उस समय लोग धातुओं की खोज नहीं किए थे। ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाजों को पीसने या साफ करने में होता था। मान लीजिए कोई अनाजों को पीसना है, उसे साफ करना है, तो ओखली का उपयोग होता था, जो आज हम लोग जो देखते हैं ओखली, उसी तरह का बनाया जाता था। नवपाषाण काल में लोग जनजातियों के रूप में रहते थे, जो कई पीढ़ियों से समूह में रहना सीख गए थे। यानी नवपाषाण काल में क्या देखा गया कि लोग अब जनजातियों के रूप में रहने लगे, एक जगह पे बहुत सारे लोग रहने लगे। इस काल में लोग मृत भांड का प्रयोग क्या करते थे। मृत भांड मतलब मिट्टी के द्वारा बनाया गया जो मटका होता था। कभी कभी ये मिट्टी के बर्तन को सजाते भी थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग अनाजों के भंडारण के लिए होता था। मान लीजिए कि कृषि में जब फसल पक जाता था
तो उसका भंडारण वह मिट्टी के बर्तन में करते थे। बाद में इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने में करने लगा। इस काल में श्रम विभाजन की झलक मिलती है। कुछ लोग खेतों में काम करते थे, कुछ पशुओं की देखभाल करते थे, तो कुछ औजार और हथियार बनाते थे। इस तरह से उस समय की जो जनजातियाँ थी वह अलग अलग कामों में बट गई थी। कोई कृषि का काम कर रहा था, कोई पशुपालन कर रहा था, कोई औजार बना रहा है, हथियार बना रहा है। स्त्रियाँ का काम क्या होता था उस समय? तो स्त्रियाँ घरों में मिट्टी के बर्तन बनाती थी। बच्चे घरों में सूखते हुए अनाजों पशु पक्षियों से सुरक्षा करते थे। मतलब जो घर में अनाज सूखने दिया जाता था उससे उनकी रक्षा करते थे ताकि कोई पशु पक्षी उसे आकर खा न जाए। यह परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुए। कहीं कहीं स्त्री एवं पुरुष अभी भी शिकार और खाद्य संग्रह का काम जारी रखे हुए थे। मतलब ये काम तुरंत नहीं हुआ, ये काम हर जगह एक जैसा नहीं हुआ। कहीं पे अभी भी शिकारी जारी था, तो कहीं पे कृषि जैसे कृषि जैसे कृषि जैसे कार्य जो हैं वो उदय हो रहा था। लोग अब कृषि जैसे काम सीख रहे थे। कोई पशुपालन सीख रहा था, पशुओं को पालने सीख रहा था। तो कहीं कहीं पे समाज का निर्माण भी हो चुका था। कहीं कहीं कृषि पशुपालन को अपनाया गया। कुछ जगहों पर लोग मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे। अलग अलग मौसम में अलग अलग जीविका होती थी। जीविका का मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए जो साधन होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इसमें पूछ रहा है, ये पता लगाएं कि नवपाषाण काल के लोगों के जीवन के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है। तो पुरातात्विकविद सर्वप्रथम चिन्हित क्षेत्र का खनन करते हैं। वह पहले क्या करते हैं, जो चिन्हित क्षेत्र हैं जिसको चिन्हित किया गया है उसको पहले खोदते हैं तथा प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। जो भी वहाँ मिलता है उस सारी सामग्री, जो भी मान लो बर्तन मिला, औजार मिला, उन चीज़ों का अध्ययन करने लगते हैं। यह स्थान किस काल का था और उस काल के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा यह बताते हैं। अध्ययन करने के बाद क्या बताते हैं कि वह किस काल का है, पुरान पाषाण काल है, नवपाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। उसके बाद वह बताते थे कि लोगों का जीवन यहाँ कैसे हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप के कई जगहों पर पुरातात्विक विदों को कृषि तथा पशुपालन के कई साक्ष्य मिले, जो बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत में भी है। यहाँ पे कुछ तालिका दी हैं, उसे देख लीजिए। जैसे बुर्ज होम में पत्थर के औजार मिले हैं। भेड़ बकरी की हड्डियाँ, जौ गेहूँ मटर के दाने मिले हैं और ये कश्मीर में है। पहले बताएं। चिरांत जो है ये स्थल का नाम है। ये सब देखिए। इसमें पर स्तर कुल्हाड़ी मिले हैं। सिलबट हड्डी से बनी छेनी मिले, बाण मिले, कुदाल मिले, मृत्यभांड मिले। और ये जगह कहाँ है? बिहार में, वर्तमान समय में बिहार में। पय्यम पल्ली, यहाँ पे भी कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, मृत्यभांड मिला है। चना, मूंग, गाय, भैंस, सुअर आदि के साक्ष्य मिले। यह आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए। उपकराल में गेहूँ दलहन, सिलवट, हड्डियों की सुइयाँ, कश्मीर में है। कोलीडहुआ कोलीडहुआ जो है यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे चावल, घड़ी, पत्थर के औजार मिले। इस तरह से आप देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं अनाज, कहीं पशु, तो कहीं औजार के अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ के बारे में एक छोटा सा निरीक्षण किया गया। मेहरगढ़ जो है वो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यानी पाकिस्तान जो देश है, हमारे पड़ोसी देश, उसके बलूचिस्तान में स्थित है। यह बोलन नदी के किनारे एक हरा भरा समतल स्थान। इसका स्थान कैसा? एकदम समतल भूमि है। यहाँ की भूमि कैसी है? समतल। यहाँ खेती के प्रमाण के रूप में गेहूँ, जौ के अवशेष, पशुपालन के प्रमाण के रूप में भेड़ बकरी के जीवाश्म, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, छेनी की चक्की, हड्डियों से बने औजार एवं सुई तथा मृत भांड के अवशेष मिले। यानी क्या क्या मिले यहाँ पे दिए गए हैं। मेहरगढ़ से प्राचीन बस्ती एवं इसके मेहरगढ़ से प्राचीनतम बस्ती और इसके अलावा कच्चे घरों के चौकोर आयताकार अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या अधिक कमरे होते थे। इन कमरों का प्रयोग अनाजों को भंडार करने के लिए किया जाता था। यानी वे इन कमरों का प्रयोग अनाज का भंडार के लिए, जो अनाज इकट्ठा करके रखते थे, उनके भंडारण में होते थे।
क्योंकि साल भर उन्हें खाना होता था। ये घर ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। मेहरगढ़ के लोग संगठित ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ कई कब्रों से जानवरों की हड्डियाँ एवं सामान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मेहरगढ़ में मृतकों को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। यानी एक अनुमान लगा के बताया जाता है कि मेहरगढ़ में मृतकों को उसके पालतू जानवर जो थे, अभी बताए थे कि मेहरगढ़ में एक साक्ष्य मिला है कि कुत्तों के साथ, मालिकों के साथ उसके पालतू कुत्तों को दफनाया जाता है। तो वही बात है, यहाँ मृतकों को उसके पालतू जानवर एवं खाने पीने की चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। कहा जाता है कि वे ऐसा मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग रिवाज थे उस समय। कोल्डिहुआ, देखिए कोल्डिहुआ जो दिया है यहाँ पे, इसके बारे में जान लीजिए। यह उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी का एक विकसित पुरा स्थल है। औजार के रूप में यहाँ अच्छी तरह के चमकाए हुए कुल्हाड़ियाँ, चक्कियाँ आदि भी मिली हैं। यहाँ गाय, भेड़, बकरी, हिरन के जीवाश्म मिले हैं। जो मिले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे कुल्हाड़ी, चक्कियाँ, जानवर में गाय, भेड़, बकरी। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे। कोल्डिवा में चावल की खेती होने का प्रमाण मिला है। समझता ये विश्व का पहला स्थान है जहाँ चावल की खेती की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, प्राचीन समय में पूछा जाए कि वह स्थान बताइए जहाँ पे पहली चावल की खेती की शुरुआत हुई, तो यह कोल्डिवा होगा। यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए यह अध्याय आपका ख़त्म होता है। यहाँ पे कुछ आपके शब्द दिए हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं इसे हम अगले अध्याय में करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, मन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर हमें बता सकते हैं। हम उनका हल अवश्य देंगे। तो इसके साथ आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।